लिए ये बात करेंगे बाद में। और फाइनली वी वुड एंड विथ व्हाट आर सम सेफ इन्वेस्टिंग टिप्स जो आप को याद रखनी चाहिए। दिस सेफ इन्वेस्टिंग टिप्स वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ मार्केट्स। तो as you know, there are many regulators in India. So the security market, जो equity market and commodity market है, that is being regulated by SEBI. जबकि बैंकिंग मार्केट जो होते हैं दे आर बीन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इंश्योरेंस इज और पेंशन के अपने अपने रेगुलेटर, अलग अलग रेगुलेटर्स है। तो दिस इज द फाइनेंशियल लैंडस्केप इन विच वी ऑपरेट। सेबी इनिशियली सिर्फ इक्विटी मार्केट्स को रेगुलेट करता था। सो वी यूज टू रेगुलेट द इक्विटी मार्केट एंड द करेंसी मार्केट और उनके डेरिवेटिव मार्केट्स। लेकिन पोस्ट एफएमसी जो इंस्टीट्यूशन था जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स को 2016 तक रेगुलेट करता था, उसका और सेबी का मर्जर हो गया। उस मर्जर के बाद से सेबी हैज आल्सो स्टार्टेड रेगुलेटिंग द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स। सो हमारा जो फ्रेमवर्क है वो ऐसा होता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस एंड जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं दे कम अंडर सेबी। दे ऑल्सो आर द रेगुलेटर। सो वो सेल्फ रेगुलेटिंग एंटिटीज बोलते हैं। वो खुद रेगुलेट करते हैं और उनके ऊपर सेबी रेगुलेट करता है। सेबी एज यू ऑल नो उसकी एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुई थी and it is supposed to regulate the securities market in the country. सेबी का मैंडेट है, इट हैज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट्स एंड प्रमोट द डेवलपमेंट। सो अलॉन्ग विथ रेगुलेटरी रोल, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स का रोल एंड द रेगुलेटरी रोल, सेबी ऑल्सो हैज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डेवलपिंग द मार्केट। तो इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स में काफी कुछ चीजें हो चुकी हैं, लेकिन इस कमोडिटी डेरिवेटिव्स में डेवलपमेंट के लिए काफी अभी भी काफी चीजें हो रही है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स की जब हम बात करते हैं तो कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कुछ गुड्स पे अंडरलाइन होता है। जैसे डेरिवेटिव इज समथिंग विच इज जिसका जो वैल्यू है दैट वैल्यू स्टीम्स फ्रॉम एन अंडरलाइन। तो इंडिया में देयर आर 91 गुड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर चुके हैं जिसपे आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये 91 गुड्स क्या है, इनकी लिस्ट क्या है, ये आपको सेबी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और आगे हमारे प्रेजेंटेशन में भी हम जो इम्पोर्टेंट जो कमोडिटीज है, जो 91 कमोडिटीज जो ट्रेड होते हैं कंट्री में, उनके बारे में बताएंगे। तो करंटली 91 में से हार्डली 40 कमोडिटीज जो है वो एक्चुअली ट्रेड हो रही है। और ये 91 कमोडिटीज में भी एफर्ट्स आर बीन मेड बाय द रेगुलेटर कि वो और कमोडिटीज ऐड हो जाए। अगर आप कोई इन्वेस्टर हो और आपको कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में अगर आपको आना है तो आपको एक सेबी का जो रजिस्टर ब्रोकर होगा उसके साथ आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। फिर आपको आपका मार्जिन जो है जो भी आपको डिपॉजिट्स जो है मार्जिन जो मनी बोलते हैं वो आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा। आपको एक बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा और एक ENWR अकाउंट जो बोलते हैं, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट का अकाउंट जो रिपोजिटरीज के साथ खुलता है वो खोलना पड़ेगा। So for an layman investor जिसको first time if he has to enter the market, he has to get himself registered and open a trading account with an broker. Then he has to deposit some margin money with the broker if he has to take a position. Then he has to also open a bank account and ENWR account. आजकल ये सब चीजें काफी easily हो रही है। So if you contact somebody from the broker end or somebody from the exchange end, you immediately can get all these things done. अगर आपको इक्विटी मार्केट्स के बारे में पता हो तो थोड़ा सा कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स कंपैरेटिवली काफी डिफरेंट होता है इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट्स के से, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। जो अंडरलाइंग होता है कमोडिटी डेरिवेटिव का वो एक स्टैंडर्डाइज कमोडिटी होती है। जैसा अगर आपका कमोडिटी हो गया चना, तो चना का एक आपको क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस होगा कि इसमें इतनी मिट्टी हो सकती है, इतना इसकी क्वालिटी होगी, इसका अगर आप लैब में लेके जाओगे तो आपको ये सब चीजें मिलेगी। तो वो एकदम स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वही ट्रेड होता है। जबकि इक्विटी जैसे कि आप जानते हो उसमें वो शेयर्स ट्रेड होते हैं, जो शेयर्स एक डीमैट फॉर्म में होते हैं। तो देर इज दैट डिफरेंस, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कमोडिटी मार्केट्स के और इक्विटी मार्केट में। और कमोडिटी मार्केट्स आर ऑब्वियसली वेरी फ्रैगमेंटेड, क्योंकि आपको एक तरह का कमोडिटी नहीं मिलेगा। आप अगर कैस्टर के बारे में बात करेंगे तो देयर वुड बी लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप गॉर्गम के बारे में बात करोगे देयर वुड बी लॉट ऑफ डिफरेंस। सो इट्स अ वेरी फ्रैगमेंटेड अंडरलाइंग मार्केट। What commodity derivative market tries to do is it tries to standardize it as per the exchange specification.
जबकि इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट बहुत अंडरलाइंग जो मार्केट है, क्योंकि इक्विटी मार्केट भी सेबी ही डील करता है। जो आप इन्फोसिस का जो डेरिवेटिव होगा वो भी ट्रेड होगा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में, और इन्फोसिस का शेयर भी ट्रेड होता है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। लेकिन कमोडिटीज में आपको चना का डेरिवेटिव मिल जाएगा या गोल्ड का डेरिवेटिव मिल जाएगा, बट जो अंडरलाइंग मार्केट है गोल्ड या अंडरलाइंग जो कमोडिटी है चना, वो बहुत फ्रैगमेंटेड मार्केट है। हर जगह अपने अपने ज्वेलर्स होते हैं या हर जगह अपनी अपनी मंडी होती है, तो देयर इज लॉट ऑफ प्राइस ओपेसिटी। और एक चीज होती है, जो अंडरलाइन सप्लाई होता है वो काफी अनसर्टन होता है, स्पेशली एग्री कमोडिटीज में। क्योंकि एग्री कमोडिटीज में क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द मानसून और डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस और जो क्रॉप का जो अराइवल होता है, दैट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। So, and depending on that supply, the prices move. While in case of equity, your underlying supply of the number of shares and जो भी quarter one quarter results होते हैं, everything is known in the market. पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट्स में लार्जली हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। सो देयर आर फाइनेंशियल गाइज एंड देन देयर आर रिटेल इन्वेस्टर्स। जबकि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट सिर्फ उनको ही कैटर नहीं करता, उसका मेन फंक्शन है ये कि वो पूरे वैल्यू चेन को कैटर करे। सेटलमेंट मोस्टली सेबी ने फिजिकल ही किया है, तो मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के आते हैं वो फिजिकली सेटल होते हैं। जबकि इक्विटी डेरिवेटिव में डीमैट सेटलमेंट होता है। तो अभी कुछ एक्सचेंजेस जो इंडिया में कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग ऑफर करते हैं, जैसे कि एनसीडीएक्स ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। एनसीडीएक्स इज वन ऑफ द लीडिंग एग्री कमोडिटी एक्सचेंज इन द कंट्री। तो सबसे ज्यादा एग्री टर्नओवर एनसीडीएक्स में है। फिर नॉन एग्री टर्नओवर जो आपका गोल्ड और एनर्जीज का जो सेक्टर है वो एमसेक्स पे ट्रेड होता है। तो एमसेक्स इज द लीडिंग एक्सचेंज फॉर द नॉन एग्री कमोडिटीज। फिर अभी रिसेंटली सेबी के एज आई टोल्ड यू कि सेबी ने 2016 में इनको रेगुलेट करना चालू किया था। पोस्ट दैट इट हैज आल्सो हमने यूनिवर्सल कर दिया एक्सचेंज को। तो नाउ योर बीएसई एंड एनएसई जो इक्विटी सेगमेंट में थे, दे हैव आल्सो एंटर्ड इनटू कमोडिटी सेगमेंट्स एंड दे हैव आल्सो स्टार्टेड ऑफरिंग सम कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जैसा मैंने कहा था आपको, 91 कमोडिटीज की लिस्ट है जिस पे ट्रेडिंग हो रहा है। वो 91 में से एग्री कमोडिटी, सम ऑफ द एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव्स आर कैस्टर सीड, चना, ग्वार सीड, ग्वारगम। आप ये पढ़ सकते हैं लिस्ट। काफी सारे कमोडिटीज जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। द एफर्ट्स आर बीन मेड बाय द रेगुलेटर एंड एक्सचेंज की और कमोडिटीज ट्रेड हो और लिक्विड हो जाए। और नॉन एग्री में आपके पास आपके प्रेशियस मेटल्स है, गोल्ड, सिल्वर। आपके बेस मेटल्स भी है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकेल। और आपका एनर्जी वाला सेक्टर भी ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो ये सब कमोडिटीज इंडिया में अभी आजकल ट्रेड होते हैं। इंटरनेशनली भी ऑल्सो मोस्ट ऑफ दिस कमोडिटीज गेट ट्रेडेड इन ऑन द इंटरनेशनल एक्सचेंज। कुछ मिसकंसेप्शन है इस मार्केट्स के बारे में कि दिस इज डोमिनेट, दिस मिसकंसेप्शन इज आल्सो अबाउट द ओवरऑल इक्विटी मार्केट इन जनरल, कि देयर इज लॉट ऑफ स्पेकुलेटर्स जो इसमें पार्ट करते हैं। इस काइंड ऑफ एन गैम्बलिंग, देयर इज लॉट ऑफ मैनिपुलेशन व्हिच हैपेंस। इट इज ओनली सुटेबल फॉर लार्ज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। बट ऐसा नहीं है। ओवरऑल कमोडिटी इकोसिस्टम जो हमारी है उसमें अलग तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो होते हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन लेते हैं। आपके कोई म्यूचुअल फंड हो गया या आपका कोई हेज फंड हो गया या आपका इवन रिटेल आदमी भी हो गया, वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है जिसको एक्चुअल डिलीवरी लेनी नहीं है। फिर आपके हेजर होते हैं। अब हेजर्स जो होते हैं वो आपके वैल्यू चेन के जो पार्टिसिपेंट होते हैं। अब हेजर कोई भी हो सकता है। हेजर हो सकता है आपकी कोई कंपनी हो सकती है जिसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, कोई एफएमसीजी कंपनी जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए, या आपका फार्मर और एफपीओ हो सकते हैं जिनको अपना प्राइस लॉकिंग करना है क्योंकि उनको अपना माल देना है। फिर आपके इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स भी हो सकते हैं। देर इज ऑल्सो अदर कैटेगरी ऑफ पीपल विच आर कॉल्ड एज द आर्बिट्राज करने वाले। This arbitrage, what they do is they try to lock in their price in one market and do benefit from it. So अगर आपके अंडरलाइंग मार्केट में चना का भाव काफी हाई चल रहा है और आपका जो नियर मन मार्केट में अगर प्राइस बहुत कम है, तो वो आर्बिट्राज वो ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। तो बिकॉज ऑफ दिस पीपल द मार्केट बिकम्स मोर इफिशिएंट। एंड ऑब्वियसली आपके ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर है जो खुद भी पोजीशन ले सकते हैं। So some of the important people in my in the commodity derivative ecosystems are stock exchanges, clearing corporations, and repositories.
सो आपके जो इक्विटी मार्केट में जैसे डिपॉजिटरीज होते हैं वैसे यहाँ पे रिपॉजिटरीज है। जैसे ही कोई माल आप या कोई भी आपकी चीज जब आप वेयर हाउस में डालते हो तो आपको एक रिपॉजिटरी से रिसिट मिलती है कि आपने ये पर्टिकुलर माल डाला है। तो वो रिपॉजिटरीज का काम है कि वो बताना कि रिपॉजिटरीज क्या है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करते हैं हम इस पे आएंगे। स्टॉक एक्सचेंज जैसा आपकी आप जानते हैं कि आप जब भी ट्रेड करते हो आप एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो, आपकी ऑर्डर मैचिंग का काम ये एक्सचेंज करता है। और अनलाइक योर इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स में और भी प्लेयर्स होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर। जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन से वेयर हाउसेस है जहाँ पे आप वो माल डिपॉजिट कर सकते हैं। तो एक्सचेंज का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर लेट सपोज मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैस्टर का है, तो वो कैस्टर का मेरे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में पता कि आपको पता चल जाएगा कि ये वेयर हाउस जो है, ये वेयर हाउसेस है एक्सचेंज के एक्रेडिटेड, आप उसी में माल डाल सकते हो। माल डालने से पहले आपका माल का एसाइंग होगा जो आपके टेस्टिंग लैब्स और एसियर करेंगे, तो वो और एक एलिमेंट आ जाता है। अदर एलिमेंट विच कम्स आर द डब्ल्यूडीआरए। डब्ल्यूडीआरए जैसे सेबी रेगुलेट्स द एक्सचेंजेस एंड द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, डब्ल्यूएसपीज और जो वेयर हाउसेस है उनको डब्ल्यूडीआरए रेगुलेट करता है। ऑल्सो जैसे कि हमने देखा कि अंडरलाइंग मार्केट्स के प्राइस जैसे चना का या कैस्टर का या कोई भी कमोडिटी, आपका गोल्ड, इवन गोल्ड का आज कोई बेंचमार्क प्राइस नहीं है डोमेस्टिकली। तो इनकी एक प्राइस पोलिंग की जाती है लोकल मार्केट्स में कि क्या भाव है फॉर द स्पॉट मार्केट प्राइसेस। तो अब बेनिफिट्स क्या होते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग की, ये मार्केट है क्यों? तो इसका मेन बेनिफिट होता है प्राइस डिस्कवरी एंड प्राइस रिस्क मिटिगेशन। तो प्राइस डिस्कवरी मतलब कि अगर मेरे को चना, मैं एक फार्मर हूँ और मैं नवंबर में बैठा हूँ, मेरे को कोई रबी का क्रॉप लेना है और मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं सोयाबीन ले सकता हूँ या मैं मेज ले सकता हूँ। तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अभी क्या भाव चल रहा है, वो मेरे की डिस्कवरी हो जाती है प्राइस की। तो आई कैन एक्चुअली सी व्हाट माय प्राइस विल बी 3 to 4 months फ्रॉम नाउ। So that is an advantage of commodity derivative. Other advantage of commodity derivative is कि मैं प्राइस रिस्क मिटिगेशन कर सकता हूँ। आप भाव जान भी सकते हैं कि 3-4 महीने बाद क्या होगा, और आप वो भाव लॉक इन भी कर सकते हैं। जब आप कोई अंडरलाइन पोजीशन लोगे, आप कमोडिटी डेरिवेटिव में अगर आप वो बाय करोगे, तो आप वो भाव लॉक इन कर सकते हो कि मैंने अगर भाव देख दिया कि आज मेरा चने का भाव 5,000 रुपए है, तो मैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर में बैठे हुए जब मैं सोइंग कर रहा हूँ एंड मेरे को पता चल जाता है कि चने का भाव अप्रैल में 5,000 रुपए में लॉक इन कर सकता हूँ, तो यू कैन एक्चुअली मिटिगेट योर रिस्क, क्योंकि अगर प्राइस उससे कम चली जाती है तो भी आपको बेनिफिट होगा। और आप काउंटर पार्टी जो क्रेडिट रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू या प्रोसेसर्स और एवरीबॉडी दे ट्राई टू लॉक इन बायलैटरली। लेट्स सपोज मैंने बायलैटरली लॉक इन कर दिया किसी और के साथ, लेकिन अगर कल जाके वो मुकर गया या ही सेज कि आई एम नॉट गोइंग टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर नो avenues available to you. But in case of an exchange and clearing corporation platform, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटीज कि आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा। सो इट डज, तो इस केस में आप बायलैटरली डील नहीं कर रहे हो किसी और आदमी के साथ, यू आर डीलिंग विद द एक्सचेंज एंड द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इकोसिस्टम। तो आपकी जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो मिटिगेट हो रही है। सो प्राइस डिस्कवरी का जैसे मैंने कहा, और एक एडवांटेज ये होता है कि कोई फार्मर लेट सपोज इवन दो या फार्मर है एफपीओ, इवन दो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ नहीं रहा, डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे हमारे आ नहीं रहा, he can just check the price कि यार अप्रैल महीने जब he is in the month of May let's suppose and he has some crop, और वो जाके मंडी में माल बेचने जा रहा है, बट ही गेट्स दैट प्राइस डिस्कवरी कि ही कैन सी कि यार इस कमोडिटी का ये प्राइस चल रहा है फॉर दिस मंथ। So that helps is in his bargaining power. So that is a very huge benefit of the commodity derivative market. That even though somebody is not directly participating, उनको benefit हो रहा है, मतलब there is a positive externality of this system. सिमिलरली वो प्राइस लॉक भी कर सकता है। जनरली हमने देखा है कि कोई सोइंग के टाइम कोई कमोडिटी, जैसे 1-2 साल अगर कोई कमोडिटी कम है, तो सोइंग के टाइम उस कमोडिटी को सबको लगता है यार इसका प्राइस बहुत हाई था, तो मैं ये कमोडिटी लेता हूँ, लेकिन वैसे ही सब फार्मर सोचते हैं एंड द प्राइस एक्चुअली कोलैप्सेस व्हेन द हार्वेस्टिंग पीरियड हैपेंस। बट इस केस में व्हेन ही हैज अ कमोडिटी डेरिवेटिव, he can actually lock in his price sitting in the month of November or December. He can lock in his price for March or April. So he is at an advantage. हम जब कोई भी कमोडिटी अलाउ करते हैं ट्रेड करने के लिए, वी जनरली कंसिडर लॉट ऑफ थिंग्स
कि वेदर दिस व्हाट, तो इसके काफी सारे सुटेबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। ये मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि दिस इज मोर ऑफ एन रेगुलेटरी काइंड ऑफ थिंग कि क्या क्या चीजें होती है। बट आप अगर कोई भी, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, कोई भी एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में हर एक चीज लिखी गई होती है कि मेरा जो कमोडिटी है उसका बेसिस सेंटर क्या है, मतलब मैं कहाँ पे जाके ये कमोडिटी डिलीवरी दे सकती हूँ। तो जो अंडरलाइंग हेजर होगा वो डिलीवरी लेना या देना चाहेगा, और जो फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट होगा वो डिलीवरी लेने से पहले ही अपना पोजीशन क्लोज कर देगा। बाकी और बाकी सब चीजें आपके पूरी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में होती है कि कब मेरा मैच्योरिटी डेट है, मेरी डिलीवरी के क्या स्पेसिफिकेशन है, मेरी क्वालिटी के पैरामीटर्स क्या है, मेरे को कितना मार्जिन मेंटेन करना है मेरी पोजीशन के लिए। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, वो किसी भी एक्सचेंज की वेबसाइट पे, एमसीएक्स या एनसीडीएक्स की वेबसाइट पे जाके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठा के उसका स्पेसिफिकेशन देख सकता है। तो यू विल गेट ऑल दिस डिटेल्स कि कहाँ पे ट्रेडिंग होती है, कितना टाइम तक ट्रेडिंग होगी, कितना मार्जिन आपको देना पड़ेगा, हर कमोडिटी का लिमिट कितना होगा। तो जब हमने when SEBI took over the regulation of commodity derivative markets, there were only two kind of this thing. There was only future market, so there was no other derivative markets. आजकल लेकिन रिसेंटली लास्ट 1 और 2 ईयर्स में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गए हैं। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि फ्यूचर में क्या होता है, लेट सपोज कि मैंने कोई फ्यूचर की पोजीशन ले ली और प्राइस मेरे अगेंस्ट चला गया तो मुझे लॉस होता है। ऑप्शन में अगर प्राइस आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको लॉस नहीं होता है, लेकिन इसके बदले आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है। तो ऑप्शंस आर एन वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट कंपेयर टू ए फ्यूचर। वी आर होपिंग दैट दिस वुड मच बेटर सर्व द नीड्स ऑफ द हेजर। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको काफी ज्यादा एडवांटेज होते हैं, बट द ओनली डिसएडवांटेज आपको प्रीमियम देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ गेटिंग योर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। बट आपकी जो डाउन साइड होती है, मतलब आपका जो मैक्सिमम लॉस जो आपका होता है वो सिर्फ आपका प्रीमियम होता है, उससे ज्यादा आपका लॉस हो नहीं सकता। वेयर हाउसिंग के लिए भी सेबी ने काफी मेजर्स लिए हुए हैं। देर आर लॉट ऑफ वेयर हाउसेस। आप अगर हर एक एक्सचेंज के, आई थिंक एक्सचेंज के वेबसाइट पे आपको उनके वेयर हाउस के लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से वेयर हाउस हैव बीन एक्रेडिटेड बाय दैट exchanges and the clearing corporation. So I think NCDX has around 200 or something, around that figure के warehouses they have registered. तो आपको लेट सपोज आप कोई फार्मर हो या कोई पर्सन हो जो माल डिपॉजिट करना चाहता है, इफ यू आर टू, इवन इफ यू आर ए गोल्ड ज्वेलर और समबडी, आप तो फॉर ए सेलर व्हाट ही हैज टू डू इज ही हैज टू गो ऑन द वेयर हाउसिंग का जो लिंक है सेबी उसका, उस वेयर हाउसिंग स्पेस में जाके आप बुकिंग करो, आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, आपका माल ऐसे हो जाएगा, एंड देन देयर वुड बी अ रिसीट जो मैंने आपको बताया था रिपोजिटरी। उस रिपोजिटरी में, जैसे डीमैट, आप अगर इक्विटी मार्केट जानते हो कि आपका शेयर जो होता है उसका ऑनलाइन एक रिसीट मिलता है आपको कि ये आपका शेयर डिपोजिटरी में है, वैसे ही आप जैसे ही माल डिपॉजिट करोगे आपको एक रिसिट मिलेगा कि ये आपका इस वेयर हाउस में आपका ये माल है। तो दैट इज द रिसिट विच यू गेट, and this with this receipt you can give delivery on the exchange. And similarly अगर बायर हो तो you get the delivery of this receipt when आपकी फाइनल पोजीशन क्लोज होती है। तो मैंने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में अब मैंने बताया था, हम बाद में बात करेंगे। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जैसा मैंने आपको कहा कि जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरली करते हो, आपने लेट सपोज आपके किसी फ्रेंड को बोल दिया कि 3 महीने बाद में आपका माल या जो भी कमोडिटी है, एल्यूमिनियम या कॉपर, आई वुड लेट सपोज दिस प्राइस पे मैं ये करूंगा, परचेस करूंगा, बट 3 महीने बाद योर फ्रेंड डजंट हैव एनी obligation to deliver it. He can actually say that he won't honor the agreement. But in case of an exchange ecosystem, there is something called as a clearing corporation, जो दोनों बायर और सेलर के बीच में एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आता है। तो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपके लिए एक, हर एक सेलर के लिए एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बायर होगा और हर एक बायर के लिए ये सेलर होगा। So no, there is no question of an default. Even if the buyer or the seller of one end default, the clearing corporation has to come in and make good of the promise जो किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि सेबी हैज रिसेंटली टेकन ओवर द मार्केट्स फॉर लास्ट 4 5 years, and already there are a lot of things which has happened in this market. We are trying to get it develop it as good as the equity and equity derivative markets. So अभी हमने ऑप्शंस, जैसा मैंने कहा, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वेयर हाउसिंग नॉर्म्स भी हमने काफी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है।
जैसे निफ्टी, और आप सबने सुना होगा निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में, वैसे ही हमने अभी इंडाइसेस इसमें भी लाए हैं कमोडिटीज में। आई थिंक एमसीएक्स का बुलियन का एक इंडाइसेस है, मेटल का इंडाइसेस है एक, और आई थिंक एनसीडीएक्स का एग्री का इंडाइसेस लॉन्च हुआ है। ऑप्शंस का जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कहा, पहले कमोडिटी डेरिवेटिव्स में काफी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स नहीं थे। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स मतलब आपके जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर्स है, बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े एआईएस, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, दे वर नॉट देयर, नॉट पार्ट ऑफ योर कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। रिसेंटली दे हैव आल्सो बीन अलाउड। इट इज एक्सपेक्टेड कि ये लोग आने से देयर वुड बी लॉट ऑफ progress and lot of research which would happen in commodity derivative markets, and it would actually help the ecosystem. ये आईपीएफ और ये सब जो आपके इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई डिफॉल्ट वगैरह कुछ हो जाता है, इन दैट केस द आईपीएफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड हर एक एक्सचेंज को और सीसी को बनाना पड़ता है। और एक मेजर इनिशिएटिव सेबी का फॉर ए लॉन्ग टाइम हैज बीन द स्कोर्स। जैसे आपका कोई भी ग्रीवेंस होगा तो आप स्कोर्स करके सेबी का एक लॉन्च किया हुआ प्लेटफॉर्म है जहां जाके आप आपका कंप्लेंट डाल सकते हो। बट योर फर्स्ट लाइन ऑफ योर कंप्लेंट वुड ऑलवेज बी द एक्सचेंज और आपका ब्रोकर। अगर फिर आपको, अगर आपके ब्रोकर ने और एक्सचेंज ने, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई कंप्लेंट है और आप, इफ योर ब्रोकर एंड योर एक्सचेंज इज नॉट डीलिंग इट विद इट प्रॉपरली in the time period which has been assigned, then you can finally file a complaint कि मैं this has been my complaint, I have already approached my intermediary and exchange and they are not dealing with that problem, so the SEBI would look into this। तो इनकी जो वेबसाइट की लिंक है वो www.scores.gov.in है। इस वेबसाइट पे जाके आप फाइल कर सकते हो। आपका स्टेटस हमेशा अपडेट होते रहेगा ऑनलाइन कि व्हाट इज द स्टेटस। These are some of the tips for safe investing. This is actually applicable for all kind of markets. ये सब markets के लिए applicable है। So आपको जो है, जैसे कि मैंने कहा, you should always trade with an broker, SEBI registered broker. The advantage of this is कि if you trade with somebody who is a fly by night operator, जिसका कोई जो कभी भी दुकान समेट के चला जा सकता है, तो देन यू आर पुटिंग योर ओन मनी ऑन दिस, देन देयर इज लॉट ऑफ कंप्लेंट्स कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, बट देन यू डोंट हैव एनी रिकोर्स। यू थिंक कि मैं मेरे ब्रोकरेज ये करने के लिए, ब्रोकरेज बचाने के लिए मैं ये करूं, बट एक्चुअली इट हार्म्स यू इन द लॉन्ग रन। ऑल्सो आपको हमेशा आपको हर एक को एक यूसीसी दिया जाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया जाएगा, तो आपके ब्रोकर के साथ हमेशा यू हैव टू चेक कि आपको जब भी आपको ट्रेड कर रहे हो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला है कि नहीं, आपको जेन्युइननेस चेक करना है। सेकंड थिंग डोंट्स में द मेजर डोंट इज डोंट गेट कैरिड अवे बाय रूमर्स। कोई भी रूमर्स आते रहते हैं कि यू वुड गेट अनलिमिटेड रिटर्न्स, एश्योर्ड रिटर्न्स ऑफ मोर 20%, 30%, 40%। So you have to know that such kind of assured returns are always risky. So don't get carried away by such rumors. Try to get knowledge of your all the financial transaction you are doing. और बाकी आपके जो भी ऑब्लिगेशन है वो आप डिलीवर करते जाओ। ऑल्सो ऑलवेज चेक, एक आपका ब्रोकर जो है वो हमेशा आपको एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट भेजता रहेगा। ऑलवेज ट्राई टू चेक वेदर वॉट एवर ही इज सेइंग, दिस अप्लाइज इवन फॉर योर इक्विटी मार्केट्स, वॉट एवर योर पोजिशंस आर, दे आर बीन एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड इन योर ब्रोकिंग अकाउंट। ऑल्सो कीप अवे फ्रॉम डब्बा ट्रेडिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑलवेज यूज एन रजिस्टर्ड ब्रोकर। डब्बा ट्रेडिंग में यही होता है, देर इज, इट्स अ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, there is no regulation been done by anyone. So even if you feel that the brokerage is less or there is no brokerage, but still it might harm you in the long run. uh, और भी सेबी के इनिशिएटिव्स है, जैसे कि हमने ऑलरेडी स्कोर्स के बारे में आई थिंक बात कर चुके हैं। देर इज ऑल्सो सम वेबसाइट्स ऑफ सेबी, investor.sebi.gov.in और sebi.gov.in। आपको अगर सेबी का कोई भी रेगुलेशन, कोई भी रिसेंट उनका, जैसे आपको न्यूज में आता होगा कि कोई आईपीओ आ गया है, या कोई कुछ कमोडिटी, कुछ किसी भी कंपनी ने अपना डीआरएचपी फाइल किया है, या सेबी ने ये पर्टिकुलर सर्कुलर इशू किया है, आपको अगर ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सेबी के वेबसाइट पे जाके ये सब इंफॉर्मेशन देख सकते हो। फिर देर इज ऑल्सो वन मोर वेबसाइट जो सेबी ने सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बनाई है। दिस इज फॉर काइंड ऑफ एन इन्वेस्टर नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, जो जहाँ पे भी जाके आप इन्वेस्टर्स को क्या क्या करना चाहिए वो सब, आप इन्वेस्टर्स को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए वो सब कर सकते हो। देर इज ऑल्सो एन हेल्पलाइन ऑफ सेबी
जहाँ पे जाके आपको अगर कोई कंप्लेंट है, वो आप कंप्लेंट सेबी के हेल्पलाइन पे कर सकते हो, 1800 22 7575। ये वेबसाइट 9:30 टू 5:30 अवेलेबल होती है, एक्सेप्ट हॉलीडेज जो महाराष्ट्र में डिक्लेयर हो। सेबी ऑल्सो हैज इट्स रीजनल ऑफिसेस इन 21 लोकेशंस। इफ यू वांट टू मेक एनी कंप्लेंट्स, आप वहां जाके भी कंप्लेंट्स देख सकते हो। इफ यू नीड एनी अदर असिस्टेंस, आप आस्क दैट sebi.gov.in पे जा सकते हो। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। सो ये था कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स काफी अभी तक काफी कंपैरेटिवली टू योर इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, इट्स स्टिल एन वेरी nascent market, and it's developing. There are a lot of things happening in this market. It's quite an interesting space, and there is a hope that with more institutional participation coming and more all these measures which are being taken, this market would develop as good as what our other markets have developed in the country. Yeah, so I'm ready to take any questions or anything. Dear participants, if you have any queries, you can type in the chat box and we'll be happy to answer you. Uh, can they unmute themselves and then they can ask if they want? Yes, you can also Yeah. unmute yourself and ask. And if you are not comfortable with that, you can type your question in the chat box also. Is there a presentation from NCDX also, or? No, sir, your presentation has already Okay, covered the okay. topic. Okay, I And thought there was a present. Okay, yes, fine. Yeah, okay, yeah. yes. So if you We can have, wait. We can wait for a few minutes, or otherwise. yes, sir, yes, sir. Hello. I have a question from Mr. Arman. He's asking that why do particular candlestick charts not update on the NCDX website? I think NCDX might be better placed to take this question. Yes, sir. So these charts are updated. They are updated on N charts. Their candlestick charts are updated regularly. If you'll see on N charts, you'll find that these charts are updated. You can check these charts in MarketWatch, and in N charts are data. These charts are updated. So
I hope it answers your question. I think if there are no further questions, then we can end the session. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir, on behalf for guiding us through the introduction to commodity future market, telling the participant about these markets, its participants, and all the recent initiative that SEBI has taken. And with the help of regulator, we are developing this market, and we'll see a healthy participation in this market. And if any of you have any queries afterwards, you can contact us at askus@ncdx.com, and we'll be happy to help you. Thank you, sir, for the session. And thank you, Okay. Thank you all. participants, for Please your take time. care. Yeah, thank you.